यस बच्चों, तो कल हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था 10th का कि जीव जनन कैसे करते हैं, उसका एक पार्ट हमको आज करना है कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन उन पादपों में होता है जिसमें बीज नहीं बन पाते हैं। बिना बीज वाले पौधों में जनन क्रिया कायिक भाग द्वारा पूरी होती है। ठीक है, कायिक मतलब काय, काय का मतलब होता है शरीर, बॉडी से। तो पादप के शरीर से जब कोई भी नया पादप तैयार होता है तो इस तरह के जनन को हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन। किस पे होता है? बिना बीज वाले पौधों में जनन क्रिया कायिक जनन द्वारा पूरी होती है। अब कायिक भाग कौन से हैं आपको पता है भाई? प्लांट के पार्ट्स कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती, यही तो प्लांट्स की बॉडी पार्ट्स है ना। तो जिसमें कलियां होती हैं, जिन कलियों के द्वारा नए पादप की उत्पत्ति हो जाती है। अब उसकी कौन कौन सी विधियां हैं वो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो पहली विधि हम क्या है? कलम लगाना या कटिंग। बहुत कॉमन है, आप लोग भी देखते हो। इवन गुलाब में आपने कई बार देखा है कि आप एक छोटी सी कोई भी टहनी काट के जमीन पर लगा देते हो और नया पादप उग जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कलम लगाना बोलते हैं। ठीक है, इस विधि में कलियों युक्त छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, कलियों युक्त टहनी को। ठीक है, और उसे कलम कहते हैं। उस टहनी के पार्ट को कलम कहते हैं। इस कलम को भूमि में गाड़ दिया जाता है और ये तने तथा जड़ फेंक देती है, या फिर इसमें से तने और जड़ निकल आते हैं। सपोज ये है आपकी टहनी, इसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया, या किसी एक छोटे पार्ट में कट कर लिया। कट करके आपने उसको जमीन पर लगा दिया तो क्या होगा? इसमें जो कलियां होती हैं उनमें से जड़ और तने, नीचे जड़ बढ़ जाती है, ऊपर पत्तियां निकल आती हैं और इस तरह से नया पादप तैयार हो जाता है। किस किस में होता है? गुड़हल में होता है, अनानास में होता है, गुलाब वगैरह में कलम लगाने से हम नया पौधा तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इनमें बीज नहीं बनते। दूसरी हो गया आपका, दूसरी जो विधि है दैट इज दाब लगाना या लेयरिंग। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कलम को काटते नहीं है। पौधे जो हिस्सा है जिसमें कलियां हैं वो पादप में लगा ही रहता है और हम उसको जमीन पे नीचे झुकाकर जमीन पे दबा देते हैं। कुछ पौधों के तने को हम झुकाकर नम मिट्टी में पाट देते हैं या दबा देते हैं। कुछ समय बाद दबी हुई कली, जड़ तथा नए तने निकल आते हैं। जब निकल आते हैं तब हम उसको जो मेन पार्ट है, जो मेन प्लांट है, उससे कट कर देते हैं। इस तरह से वो एक नए पौधे में तैयार हो जाती हैं। अनार में और भी कई पौधों में इनमें ये इस क्रिया द्वारा, लेयरिंग के द्वारा या दाब लगाने के द्वारा नए पौधों का जनन किया जाता है। अब इसके लाभ देख लेते हैं कि कायिक जनन से या फिर दाब लगाना और लेयरिंग से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। जिन पौधों में बीज नहीं होता उस पर हम कायिक जनन का उपयोग करते हैं। ये तो आपने पहले ही पढ़ा है कि कायिक जनन होता है उनमें जिनमें बीज तैयार नहीं हो पाते। और इसमें जो पौधे निकलते हैं वो जल्दी निकलते हैं। बीज से पौधे निकलने में समय ज़्यादा लगता है, वक्त ज़्यादा लगता है। जबकि अगर हम कलम या लेयरिंग करते हैं, दाब लगाते हैं, तो उसमें जो नया पौधा तैयार होता है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अब आ जाते हैं लैंगिक जनन में। पुष्पों में लैंगिक जनन। पुष्पों के लैंगिक भाग कल आपने आपको पढ़ाए थे, संरचना पूरी पढ़ाई थी आपको। ठीक है, अब क्रिया आती है परागण की। परागण क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो नर जननांग होता है पुंकेसर, ठीक है, उसके ऊपर देखा था पुंकेसर में। मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे वो होते हैं परागकण। जब आप फूल को ऊपर से टच करते हो तो कई बार आपके हाथ में पीली पीली डस्ट, धूल जैसी संरचना चिपक जाती है। ठीक है, वो संरचना क्या है? वो मेल युग्मक है पादप का, पुष्प का नर युग्मक है। उसको हम क्या बोलते हैं? परागकण। तो पुंकेसर से परागकण किसमें जाते हैं? वर्तिकाग्र। जो स्त्री केसर था उसका जो सबसे ऊपर का, जो आपका कलश जैसा एक स्त्री केसर दिखाया था ना कल आपको, आपके इससे पहले वीडियो में, जिसने नहीं देखा होगा वो उससे पहले वाला वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि स्त्री केसर क्या है। तो स्त्री केसर के सबसे ऊपर के वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र तक जो पुंकेसर से परागकण होते हैं, जो वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। किसके? पराग कणों के पुंकेसर से, किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के पहुंचने की क्रिया। ठीक है, पुंकेसर से, पुंकेसर में तो वो तैयार ही होते हैं और उनको पहुंचना कहाँ होता है? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक। वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। परागण दो तरह के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है, स्वपरागण मतलब अगर पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पुष्प का है तो हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो ये क्रिया स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, बहुत इजी चीज है, समझ में आ गई होगी। इसके अलावा नेक्स्ट है परपरागण। वो अभी बताते हैं, देख लीजिए पहले। इसमें स्वपरागण के क्या लाभ है? इसमें पादप जो है वो शुद्ध बनता है। ठीक है,
जो पादप बनेगा, जो नया बीज से, उसके बाद जब परागण के बाद जो नया बीज बनेगा स्त्री केसर में, अंडाशय में, वो जो होता है वो बिल्कुल अपने जैसा उसका जनक पादप है वैसा ही तैयार होता है। और परागकण क्योंकि नष्ट नहीं होते, उसी पुंकेसर से, उसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के स्त्री केसर तक जा रहे हैं, तो बहुत अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती। बहुत कम परागकण होने पर भी जो परागण की क्रिया है वो हो जाती है। अब हानियां भी हैं, अगर लाभ हैं तो कुछ हानियां भी होंगी। हानि क्या है? पर स्वपरागण से जो बीज तैयार होते हैं वो जल्दी नहीं पकते, उनको पकने में थोड़ा सा समय लगता है, और बीज की जो प्रकृति होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। सपोज अगर कोई पादप कमजोर है तो उसका जो बीज होगा वो भी कमजोर ही होगा, और किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसके लाभ में कि जो वंश होता है वो शुद्ध चलता है, कि अगर लाल गुलाब है तो लाल ही होगा, जो अगर पुष्प लाल है तो लाल ही होगा, किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं हो पाती। अब आ जाते हैं हम पर परागण में। परागण में एक पुष्प का परागण किसी उसी जाति के, ये नहीं कि किसी और दूसरे पुष्प के उसमें चले गए तो परागण हो जाएगा, नहीं, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। समझ में आई नहीं ये चीज? अगर फूल एक ही है, उसी पादप के उसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के स्त्री केसर पे जाता है तो स्वपरागण। मगर अगर परागकण किसी एक पादप के पुष्प से किसी दूसरे पादप के पुष्प के स्त्री केसर तक या वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पर परागण। क्योंकि यहाँ पर दो अलग पौधे और दो अलग पुष्प इस्तेमाल हो रहे हैं, दो अलग पुष्प हैं, क्योंकि एक का परागकण है, एक का नर जनन युग्मक है और दूसरे का मादा जनन युग्मक है, दोनों अलग अलग हैं, जिसकी वजह से हम इस तरह के परागण को क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं। इसमें लाभ हैं। फर्स्ट लाभ क्या है? इसमें बनने वाले फल बड़े और स्वादिष्ट होते हैं, जो फलों की जाति होती है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, इस उत्पन्न जातियों में रोग अवरोधक क्षमता अधिक होती है। जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। अब अगर लाभ हैं तो हानियां भी हैं। हानि क्या है? इस क्रिया के लिए बाह्य साधनों पर निर्भर होना पड़ता है। अब पर परागण होगा तो या तो कोई चिड़िया अगर परागकण लेके गई, या फिर कोई कीड़ा भंवरा वगैरह अगर परागकण लेके गया तो ही परागकण संभव है, नहीं तो परागण अपने आप नहीं हो सकता। या फिर वायु से अगर उड़ के परागकण पहुंच पाए तो किसी न किसी साधन का, किसी न किसी माध्यम का होना जरूरी होता है। मगर और परागकणों की आवश्यकता भी अधिक होती है, क्योंकि सारे परागकण तो नहीं पहुंचेंगे, दूर से जा रहे हैं, कुछ तो नष्ट भी हो जाएंगे। ठीक ना? तो इसलिए परागकणों की जो संख्या होती है वो ज्यादा होनी पड़ती है। अगर कम हुए तो परागण नहीं हो पाता। मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे का टॉपिक कल हम नर और मादा जननांग करेंगे। अभी अब तक का समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझसे पूछिए, आई विल मेक यू एक्सप्लेन।